नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, इक्विटी मार्केट की रणनीति और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के कॉल्स और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में गिरावट दिखी। याद रखें, एनवीडिया के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे कल रात को, जिसके चलते कई सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दबाव दिखा और नैस्डैक में भी कल के सत्र में गिरावट दिखी। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों में कमजोरी है, अमेरिकी बाजारों से कमजोर ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एशिया में कमजोरी है, चौतरफा कमजोरी है और डीप कट से शुरुआत में हमें देखने को मिल रहे हैं। जापान के इंडेक्स से निकेई में करीब 400 अंकों की गिरावट है। हैंगसेंग में 2% से ज़्यादा की कमजोरी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो भी अनिश्चितताएं हैं उसको चलते एशियाई बाजारों में परेशानी हो रही है। कोरिया के सेंट्रल बैंक ने दरों में कटौती की है और दरों में जो कटौती हुई है वो हुई है 0.25% की। दरअसल इकॉनमी वहाँ की स्लो हो रही है और हमने देखा था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ थी, वहाँ के प्रेसिडेंट को इम्पीच करके हटाया गया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, बट हमारे बाज़ारों को ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक अपडेट के तौर पर बस आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन निकेई और हैंगसेंग, ये जो दो बाजार हैं, इनको हम थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं। वहाँ पर आज तेज़ गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में कल मिला जुला सत्र हमने देखा है। हालांकि शुरुआत देखिए पॉजिटिव हुई थी, नैस्डैक ने भी पॉजिटिव शुरुआत की थी, लेकिन नैस्डैक की जो गिरावट रही है कल 2% से ज़्यादा की रही है और कल हमने माफ़ कीजिएगा 1.25% के आसपास की गिरावट रही है नैस्डैक की और 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट नैस्डैक ने झेली है। डाउ हालांकि लोअर लेवल से रिकवर होने में कामयाब हुआ, हरे निशान में लौटा, करीब करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। कल की जो कमजोरी रही है वो रही है, पूरा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरों के चलते। आप जैसा बता रही थी कि एनवीडिया के नतीजे आएंगे, जी हाँ, एनवीडिया के नतीजे कल आएंगे और नतीजों से पहले हमने शेयर में 3% की गिरावट देखी है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर पर जो स्पेंडिंग है उसको कट किया है, उसके चलते हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 1% के आसपास की गिरावट रही। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार आ रहे हैं और वो बयान जो है ना ग्लोबली मूड खराब कर रहे हैं। सिर्फ भारत का नहीं, आज तो एशिया में हम गिरावट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा पर, मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ यही नहीं रुकेंगे, आगे भी जाएंगे। अब उसके मायने क्या निकाले जाए, मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड करेंगे और बाकी देश भी उसके चपेट में आएंगे, जैसा कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है। तो ये सारी चिंताएं ज़रूर हैं। क्रूड और अगर हम सोने की बात कर लें, कच्चे तेल में थोड़ा सा सपोर्ट आया है क्योंकि ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए गए हैं। हालांकि ज़्यादा उछाल नहीं है, $75 के आसपास ही कच्चा तेल है और सोने की भी सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। फिर से जो भाव है $2960 के आसपास चले गए हैं। रिकॉर्ड हाई से कोई ज़्यादा दूर नहीं है सोने का भाव। तो ये जो टैरिफ को लेकर, ट्रंप को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है, ये सोने की चमक को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ जरूर दिखा है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से आज हम ओवरऑल कह सकते हैं, डाउ के अगर हम रिकवरी को छोड़ दें तो बाकी बाजारों से नरमी के ही संकेत निकल के आ रहे हैं और कल भारतीय बाजारों में हमने बड़ी कमजोरी देखी है। तो आज गिफ्ट निफ्टी उतना कमजोर नहीं है, हल्की सी गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। 17 पॉइंट की नरमी है। लेकिन रोज हम चर्चा करते हैं कि टेंशन जो बाजार के लिए है वो जस की तस है। कल एफआईआई की कैश में 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेलिंग आई है और एक महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है। तो जहां से हम राहत चाहते हैं वो राहत मिल नहीं रही है और आज फिर से एक नरम शुरुआत के लिए और शायद नीचे के सपोर्ट्स टेस्ट करने के लिए बाजार में आज तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, भारी बिकवाली कल के सत्र में दिखी, करीब 6300 करोड़ की, और इस साल अब तक 1,25,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी हमने देखे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 5,200 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में भारतीय बाजारों में की।
इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 1800 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ की खरीदारी थी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 570 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, दो स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर्स। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहे हैं। आज के सत्र में भी ये दोनों स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहेंगे। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी। 22,700 तो टूटा ही, लेकिन 22,600 भी टूटता हुआ नजर आया। 22,550 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। आज थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की स्ट्रैटेजी बने। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंसेस तो है और प्रॉब्लम्स तो है ही, ये आप अच्छे से समझते हैं। और आप देखिए 22,800 का आप कितने अच्छे से बचा रहे थे, बैक टू बैक बच रहा था, लेकिन फाइनली 22,800 भी गया और 22,700 भी गया और आप 22,600 के भी नीचे जाके बंद हुए हैं। तो एक दिन के अंदर डैमेज करीब 250 पॉइंट का है। तो 22,800 की जो इंपॉर्टेंस थी वो और खत्म कर दी, वो भी मंडे के दिन। टिपिकली आपको मैंने कई बार बताया भी है कि मंडे को ट्रेंड सेटिंग डे होता है एक्चुअली में। अगर आप लास्ट वीक को भी चेक करेंगे तो मंडे को हमने 22,800 को बचाया था और पूरा हफ्ता हमने वही प्रोसेस को अपनाते रहे कि उस लेवल्स को बचाते रहे। अब इस बार के मंडे को एक तो वैसे भी थोड़ा छोटा हफ्ता है, 26 तारीख की छुट्टी है मार्केट की, फिर डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो अनड्यू प्रेशर काफी है मार्केट के पास। एक तो रोल्स का, दूसरा शॉर्ट कवरिंग का, आए तो आ ही नहीं रही है और लेवल्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं और एफआईज की होल्डिंग में कोई सी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो वर्स्ट कंडीशन जिसे कहते हैं ना मार्केट्स के लिए, ये वो है कि चारों तरफ से आपके पास पैनिक ही पैनिक है, कोई भी गुड न्यूज नहीं है। अच्छा, इन एनी हाउ अगर कोई गुड न्यूज आ भी जाएगी, क्या मार्केट के अंदर वो चेंजेस ले आ पाएगी? मेरे को ऐसा लगता नहीं है। तो बंच ऑफ अ गुड न्यूज चाहिए आपको और इसमें गवर्नमेंट या फिर इस तरह का मैक्रो लेवल से कोई बड़ी खबर चाहिए। अब ये डाटा से चेंज नहीं होगा क्योंकि इतना प्रेशराइज्ड हो चुका है, इतना बीएस का ग्रिप टाइट है, उसकी ग्रिप को छोड़ने के लिए आपको बहुत जोर से हिट करना पड़ेगा। बाय द वे, मैं आपको लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोटिस करवा देता हूँ, क्योंकि आपने 22,700 और 22,800 को ब्रेक कर दिया, तो अब आपकी जो लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो 22,700 और 22,800 बन गए हैं। नाउ दीज आर द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नाउ। पहले सपोर्ट हुआ करते थे, अब आपके पास 22,500 का वैसे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, बट फिर भी आप टेक्निकली थोड़ा सा मान के चले कि 22,500 भी एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है। ठीक, तो 22,800 नाउ इज अ टफ एरिया। और एक और पॉइंट, अब आप जब तक 23,000 को वापस अचीव नहीं करते, आपकी कोई भी सिंगल एवरेज भी अचीव ठीक नहीं होगी, तो ये सब खराबी माना जाएगा और बियर ट्रैप है। आप मतलब कोई भी राइज आए तो उसमें बिक जाएगा माल आपका फिर से। ठीक, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने 49,500 को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा था, 49,000 को भी मेंटेन रखा था, फाइनली उसने भी छोड़ दिया। तो वहां पर भी आपका बियर ट्रैप हो चुका है, यानी कि वहां से भी आपने लो टेस्ट कर दिया है। तो कहने का मेरे मतलब है कि आप जब तक 49,000 को वापस रीगेन नहीं करते और यहाँ पे जब तक 23,000 को या कम से कम 22,800 को रीगेन नहीं करते, तब तक अब पुल बैक के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और डेरिवेटिव एक्सपायरी पे हो रहा है ये, तो ये और बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नेगेटिव रोल ओवर्स हो रहे हैं। ये मैं आगे चल के आपको 8 बजे रोल ओवर्स के नंबर्स वगैरह सब बता दूंगा। कहने का मेरे मतलब, फिलहाल वेट एंड वॉच, तीनों स्टांस अपना मेंटेन रखो। फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन, राइट एंड सिट टाइट, सही शेयर ले रखे, चुप करके बैठ जाओ। एंड थर्ड, ज्यादा वॉल्यूम डालना नहीं है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं है कूद के और एकदम से छोड़ना नहीं है। आप देख रहे होंगे शेषा, यही प्रिंसिपल इस समय मार्केट्स में काम भी कर रहा है और हम इसको कम से कम 20-25 दिन से आपको नोटिस करवा रहे हैं कि तीनों प्रिंसिपल्स रखो, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, और दूसरा एकदम से आना नहीं है, एक्यूमुलेशन का स्टांस रखना है। बिल्कुल, तो बाय राइट एंड सिट टाइट और वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पर इंडेक्स लेवल पर दी जा रही है। और निफ्टी जब तक 22,800 पर फिर एक बार नहीं आता, तब तक वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पर होगी। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश भोसले, एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट, हम तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्निंग कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। एक खरीदारी की राय है बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर उन्होंने 1932 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। 2040 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय। और केमिकल सेक्टर से नवीन फ्लोरीन, इस स्टॉक पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 4020 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, 3740 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं।
तो नवीन फ्लोरीन पर बिकवाली की राय, कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय राजेश भोसले ने दिए। चलते हैं शरद के पास जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। और शरद, प्राइमरी मार्केट में थोड़ा सा एक्शन दिखा है, पेंट सेक्टर में एक बड़ी डील हुई है और सरकारी बैंक्स भी आज फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल, आज बहुत बिजी डे है और अलग अलग न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी कि हर दिन भारत में जो 2 जीसीसीज ऐड हो रहे हैं। अब दर्शकों को बता दें, जीसीसी होता है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो ऑफिस स्पेस पे जो काम आती है। और इंटरेस्टिंगली आशीषा, आपने कहा ना प्राइमरी मार्केट में भी कुछ एक्शन चल रहा है, तो मैं वो बताता हूँ। न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस, ये जीसीसी सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं, ऑफिस सॉल्यूशंस वाली कंपनी है। पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे 42% जो है ये बढ़ा है, और रिटेल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो 60% के ऊपर गया है। तो इस स्टॉक पे ज़रूर नज़र रखिएगा, एसएमई स्पेस की ये स्टॉक है। लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे, और अक्सो नोबेल जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे इनकी बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे जो पाउडर्ड कोटिंग बिजनेस है उसको, और उनकी जो R&D सेंटर है, लगभग 2100 करोड़ से ऊपर का ये जो डील है वो होने वाली है, और ये प्रमोटर कंपनी को ही बेचने वाली हैं। डील के हिसाब से अगर जो वैल्यूएशन की बात करें जो प्रमोटर के साथ हो रही है, वो ऑलमोस्ट 4.9 टाइम्स EV टू सेल्स पे हो रही है, यानी कि लार्जली इनलाइन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो रियलाइजेशंस है वो जो है ब्रोकर्स का मानना है कि अच्छे देखने मिल सकते हैं कंपनी की डोमेस्टिक आर्म को, जो कि है अक्सो नोबेल ही। इसके अलावा डेकोरेटिव पेंट्स का जो IP है वो भी एक्वायर करेंगे 1152 करोड़ रुपीज़ के लिए। है तो प्रमोटर के बीच ये ओवरऑल मूवमेंट, लेकिन अगर बड़े बात देखिए कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचर में फुल बिजनेस की सेल ऑफ की जो है तैयारी देखने मिल रही है अगर देखा जाए तो। हालांकि कंपनी ने 2 अहम बात की भी घोषणा की है कि वो कंपनी जो है लिक्विड पेंट्स और कोटिंग बिजनेस में ही अब फोकस करने वाली है। तो अक्सो नोबेल के लिए आज पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। NTPC पे भी नज़र रखिएगा, मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था जो हमने ET नाउ स्वदेश में भी कवर किया था। NTPC यहाँ पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकती है मध्य प्रदेश में। एंड ऑफ कोर्स NTPC ग्रीन के भी इंपॉर्टेंट करार अनाउंस किए गए थे। ONGC की बात करें तो ONGC ग्रीन में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 1200 करोड़ राइट्स इशू के जरिए। ONGC ग्रीन उनका खुद का अपना होली ओन आर्म भी है। बाइकॉन की बात करें तो उनके US आर्म ने स्टेलारा बायोसिमिलर को लॉन्च किया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में जो है इंपॉर्टेंट डेट है, ये नोट कर लीजिए, ये 5 मार्च यहाँ पे जो है बोर्ड मीट होने वाली है फंड रेस को लेके। वही टेक्समैको रेल की बात करें तो इन्होंने नेवोमो के साथ जो है करार किया है, जहाँ पे वो हाई स्पीड रेल सोल्यूशंस और प्रेडिक्टिव ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले हैं। तो ये अहम न्यूज़ फ्लो जो है टेक्समैको के लिए पॉजिटिव रहेगा। और PSU बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा। सोर्सेज बता रहे ET नाउ को कि गवर्नमेंट ने मर्चेंट बैंकर्स से बिड्स जो है लिए हैं, जहाँ पे जो PSU बैंक्स हैं या फाइनेंशियल कंपनी है PSU के, वो जो है अपनी स्टेक सेल कर सकते हैं। ये 3 साल का एम्पैनलमेंट है, जहाँ पे 1 साल की एक्सटेंशन देखने मिल सकती है। तो ऑफकोर्स आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी जो है आज मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। बट हाँ, याद रखिए इसका जो समय है ये कोई 1 साल 2 साल नहीं है, 3 से 4 साल का ये समय है। बट सेंटिमेंटली पॉजिटिव है आज न्यूज़ फ्लो में। और आखिर में एक और न्यूज़ फ्लो में बता देता हूँ कि रॉयटर्स के हवाले नेस्ले जो है कुछ सेगमेंट्स में प्राइस हाइक्स कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जिसको आपको देखना होगा। आशीषा, प्राइस हाइक्स के चलते नेस्ले, इसके अलावा सरकारी बैंक्स में एक्शन दिखेगा और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स बताने के लिए शरद शुक्रिया। लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, आप कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हर रोज सुबह पढ़ते हैं हमारे लिए, बताएं आज कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। देखो आशीषा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दे, कल हमने ये ट्रेंड पकड़ लिया था कि ब्रोकरेजेस जो है ना फॉरेन वाले अब धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं भारत के तरफ। कल हमने देखा कुछ अपग्रेड्स आ रहे थे, 3-4 हमने सब बताया ऑडियंस को। आज भी लेकिन जो है देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है इंडिया स्टोरी पे मोमेंटम आ रहा है। फॉरेन ब्रोकरेज का ये, डोमेस्टिक का ये, अब सडनली सब बुलिश 1 हफ्ते में हो चुके हैं। ऑफ कोर्स करेक्शंस हुआ है, वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी जो है नरमी देखने मिली है कुछ सेक्टर्स में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, JP मॉर्गन डिफेंस, यहाँ पे रिसेंट करेक्शंस के कारण वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस में इंप्रूवमेंट आया है। स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करें, बजट में कुछ कंसर्न्स आए थे कि अब कैपेक्स कम हो जाएगा या ग्लोबल मैक्रो फ्रंट में जो है ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने मिल रही है, वो सब प्राइस्ड इन हो चुकी हैं और ज़्यादा ही एग्जैजरेशन देखने मिला है। उसके कारण जो है आपके जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वहाँ पे भारी गिरावट देखने मिली है डिफेंस के। लेकिन याद रखिए डिफेंस का जो कैपेक्स है
और जो इंडिजनाइजेशन पुश है वो स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है, और जो यूएस के साथ टाई-अप्स बढ़ने वाले हैं तो वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। अब इनके पिक्स क्या है ये नज़र रखिए। BLHL जो है इसमें मेंटेन ओवरवेट रख रहा है, और BEL इनका प्रेफर्ड पिक है डिफेंस स्पेस में। मॉर्गन स्टैनली SBI कार्ड्स पे रिपोर्ट लाए हैं, मेंटेन इक्वल वेट रखा है, टारगेट प्राइस 685 पर रखा है। और जनवरी स्पेंड मार्केट शेयर लीजिए, जनवरी स्पेंड लीजिए, या मार्केट शेयर जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है तीनों ही सेगमेंट में SBI कार्ड ने इंडस्ट्री पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है। तो SBI कार्ड्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। ये डेटा के हिसाब से जो है SBI कार्ड्स आउट परफॉर्मर रहा है जनवरी के महीने में। गोल्डमैन सैक्स का भी इंटरग्लोब एविएशन से रिपोर्टर, कल भी हमने देखा था एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे एक अपग्रेड जैसा मान लीजिए, मेंटेन बाय रखा है। टारगेट प्राइस पहले 4650 था, अब उसको बढ़ा के 5050 कर दिया है। जनवरी फरवरी के जो PLFs है, प्लान जो होता है फ्लाइट लोड फैक्टर्स, वो बढ़ा हुआ है 90 to 93%, और लास्ट ईयर 87 था। अब ये जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है इसमें जो है महाकुंभ का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा, और ये हमने कल के डेटा में भी आपको बता दिया था। यील्ड्स और जो डोमेस्टिक पैसेंजर ग्रोथ है ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ऑफ कोर्स याद रखिए जो Q4 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है एयरवेज के लिए, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म दोनों ही देखने मिली है, और आगे जाते हुए कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स गोल्डमैन सैक्स का टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल इंडस स्टार्स पे जो है मेंटेन बाय मेंटेन सेल रखी है। रेट्स में देखें तो 5% का अपग्रेड आया है, वही इंडस स्टार्स की बात करें तो 6% का डाउनग्रेड आया है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है कॉशियस कमेंट्री मॉर्गन स्टैनली की कंजम्पशन नेम्स में पड़ते आ रही है, कंज्यूमर में और कंज्यूमर स्टेपल्स में भी। बट ओवरऑल आखिर में यही कहूँगा कि ट्रेंड का भी एक छोटी सी मैनेजमेंट मीट हुई थी जहाँ पे उन्होंने 2 बात कही थी, ये बस मैं कह देता हूँ। सबसे पहला कि फास्टर देन एक्सपेक्टेड स्टोर सेल्स का रैंप अप देखने मिला था, तो उसके कारण थोड़ा सा कैनिबलाइजेशन देखने मिला था, यानी कि एक जूडियो स्टोर है उसके बाजू में एक और जूडियो स्टोर वो लेके आए हैं, तो उसके कारण थोड़ी कैनिबलाइजेशन देखने मिल रही है। तो ये एक अपडेट जो है मैनेजमेंट नीड से आई थी, लेकिन ये अहम स्टॉक्स है, इस पर ही नज़र रखिएगा, यहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताएं सोने और चांदी में सबसे पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए सोने की और चांदी की जिस हिसाब से हम चाल देख रहे हैं तो यहाँ पर अनडाउटली जो सोना है वो आउट परफॉर्म कर रहा है चांदी को, और जिसका रीजन भी हम समझ पा रहे हैं कि उस टैरिफ की अनसर्टेनिटीज के कारण यहाँ पर जो गोल्ड है वो लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करा रहा है। पिछले 2 से 3 अगर 17 वीक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो गोल्ड हायर लेवल्स पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का जो मार्केट है थोड़ा सा पॉज रहेगा, बट इसका जो मोमेंटम है वो अपसाइड ही कंटिन्यू रहना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं जो ओवरऑल लाइक गोल्ड मार्केट को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी जब तक भाव 84,500 के ऊपर ट्रेड करा रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी हम 88 एंड 90,000 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा 500-700 पॉइंट्स का, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग मूवमेंट्स। तो ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करनी है केवल इंटरडे के लिए, तो केवल यहाँ पे 86, 350, 400 के आसपास शॉर्ट किया सकता है। 86,500 का स्टॉप लॉस पेश कर सकते हैं। नीचे 86,000, 85,800 तक मुझे लगता है मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे चांदी पे खासा प्रेशर नजर आ रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल मेटल्स, तो मुझे लगता है कि चांदी को उछाले में बेच के ही काम करना चाहिए। 95,700 से 800 के आसपास मिलता है, तो इस रेंज में आप सेल करें। 96,250 का स्टॉप लॉस प्लेस करें इसमें। 94,300 से लेकर 93,900 के भाव देखने को मिल सकते हैं 1-2 सत्रों के अंदर। ठीक है, चांदी पर बिकवाली की राय 93,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, कच्चे तेल में गिरावट दिखी है, $75 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। यहाँ पर क्या ट्रेड बनेंगे? देखिए क्रूड में भी हमने क्रूशल सपोर्ट्स जैसे मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि 6225 इसने जब ऊपर से एक फॉल करा अराउंड 7,000 के आसपास, तो वहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। लिटिल बिट अनसर्टेनिटीज भी मार्केट्स के अंदर आ रही थी सैंक्शंस को लेकर,
तो यहाँ से पुल बैक्स देखने को मिल रहे थे, बट इसने लास्ट वीक और कंटिन्यूस बेसिस पे 6225 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी उछाला आता है यहाँ पर ड्यू टू जो भी अभी यस्टरडे सैंक्शंस की न्यूज आई है ईरान से, तो यहाँ पर 6225 के आसपास क्रूड के भाव मिलते हैं, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। 6280 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि 5980 यहाँ पर भी 1-2 सत्रों में आता हुआ दिखेगा। वहीं नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक होता हुआ लग रहा है मुझे। इसमें भी सेल ऑन राइज की रिकमेंडेशन है 355 से लेकर 356 की रेंज में इसको भी सेल करके काम किया सकता है। 363 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली जो टारगेट्स है 333 तक देख सकते हैं। ठीक है, तो 333 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में नजर आ सकते हैं। याद रखें कल के सत्र में भारी गिरावट यहां पर दिखी थी। शुक्रिया समय निकालकर अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जो राज्य को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगले 2 दिनों में उद्योग जगत के दिग्गज और नीति निर्माता आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों पर चर्चा करेंगे। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सुनते हैं उनकी सोच और योजना मध्य प्रदेश के विकास पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज कर दिया। 2 दिन तक चलने वाली इस समिट में दुनिया भर से इन्वेस्टर्स रुचि ले रहे हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सर, अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब में कन्वर्ट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कितना ध्यान है सरकार का? देखिए, हमारी सरकार ने जब से गठन हुआ है मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है, इंडस्ट्री पे भी काम कर रही है, हेल्थ, एजुकेशन समान रूप से सारे क्षेत्रों में बढ़ रही है। लेकिन कोई भी राज्य आर्थिक समृद्धि के बिना लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडस्ट्री में प्राधान्यता देते हुए हमने रीजनल इंडस्ट्री कानके प्रारंभ की और उसका लाभ हमको मिला। आज ग्लोबली हो रही है और ग्लोबली में जो वातावरण दिख रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम सब मान के चलते हैं जब 2 दिन में समाप्त होगी ये अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर, बहुत सारी नई पॉलिसीज लेके आया गया है और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन कुछ पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, साथ में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे जिस पे सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है उसके बारे में। देखिए, हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत अच्छा है, एजुकेशन में भी बहुत संभावना अच्छी है और खास करके आईटी का सेक्टर भविष्य में हमारी जितनी अच्छी प्रकार की पॉलिसियां आई है उसका रिस्पांस सेमीकंडक्टर से लगा के स्टार्टअप, आईटी ये समान रूप से बढ़ने वाली है। सरकार की मानसिकता, सरकार की इंटरेस्ट, मैं स्वयं इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ और हर महीने ये हमारा इन्वेस्टर समिट हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी प्राथमिकता व्यापार व्यवसाय को साथ साथ लोगों को रोजगार दिलाने की है, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने की, मतलब इसको आगे ले जाने की। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन